अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 जुलाई 2025 है, बुध का दिन है। जो वीडियो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुझे कोई तकरीबन 12 घंटे पहले रिकॉर्ड करके रिलीज़ कर देनी चाहिए थी। उस वक़्त जब मैं अमेरिकन कांग्रेस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बिल्डिंग से, रेबन ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला उस कांग्रेशनल हियरिंग के बाद, जिसे उर्फ़ आम में पाकिस्तान की तारीख़ में जुल्फ़ी बुखारी वाली हियरिंग के नाम से याद किया जा सकता है। असल में ये टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमीशन की हियरिंग थी, जिसके दो को चेयरपर्सन हैं। लेकिन जब उस हियरिंग के बाद निकला और मेरा पूरा ख्याल था कि थोड़ी देर के बाद मैं ही कहीं बैठ के सड़क किनारे या किसी बिल्डिंग के बाहर बैठ के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा किसी बड़ी तारीखी किस्म की जगह में। लेकिन साउथ एशियन जो हमारा कल्चर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसके कुछ मसले मसाइल इस किस्म के हैं कि जब एक दफ़ा दोस्तों और अहबाब के साथ खाने पीने का और चलने फिरने का और गपशप का एक प्रोसेस शुरू होता है, तो वो एक लामतनाही सिलसिले में बदल जाता है। और बावजूद मेरी तमाम तर फ्रस्ट्रेशन के मुझे कोई मौका ही नहीं मिल सका कि मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। और अब इतनी देर गुजर गई है और चूंकि हमारी जो एक आइडियाज़ मार्केट है, वो यूट्यूब की हद तक इतनी सतही होती है, इतनी सुपरफिशियल होती है कि आने वाली हर 6 7 8 घंटों के बाद और ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि पिछली चीज़ें जो हैं अपनी अहमियत को खो देती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब इस 12 घंटे के बाद मुझे इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो मैं बात करने वाला हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि मंगल के दिन में वाशिंगटन के अंदर जो 2 कम से कम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनका मैं ना सिर्फ विटनेस हूँ, यानी मैंने सिर्फ उनका मुशाहिदा नहीं किया बल्कि मैं बहुत हद तक उनके अंदर इन्वॉल्व था और मेरे पास उसकी बहुत सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। एक फैक्टोलॉजी है और वो कुछ इम्प्रेशंस उसके जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और अगर मैं इस स्टेज पे आपके साथ ये इम्प्रेशन शेयर नहीं करूँगा, तो आगे मुझे कहीं ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो मंगल के दिन में जो 15 जुलाई 2025 है, 2 की डेवलपमेंट्स हुई हैं वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान की निस्बत के हवाले से। एक तो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने एक छोटी सी एक ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज की कांग्रेशनल एड्स एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले में, जिसका मैं मॉडरेटर था और जिसके लिए सुबह 7 बजे 7:30 बजे हम कांग्रेस की बिल्डिंग में पहुंचे हुए थे। और दूसरी जो की डेवलपमेंट है वो वही कांग्रेशनल हेयरिंग है टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमीशन की, जैसे उर्फ़ आम में पाकिस्तान की तारीख में अखबारात में आप जुल्फ़ी बुखारी वाली हेयरिंग के नाम से याद कर सकते हैं। तो वो बड़ी अहमियत है उसकी, वो बड़ी मैजेस्टिक, बड़ी मरबूत। अब तक मैंने तो कांग्रेस में जितनी प्रोसीडिंग्स, हेयरिंग्स, ब्रीफिंग्स देखी हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसमें ये सबसे ज़्यादा शानदार थी, पावरफुल थी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। इसके लिए तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे कांग्रेस की साइड से, उनके जो विटनेसेस थे और उनकी कांग्रेशनल एड्स थे, उन्होंने बहुत तैयारी की हुई थी। और पाकिस्तान का पूरा मंजरनामा जो है, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसानी हकूक, औरत, अहमदिया इशू, अफगान रेफ्यूजीज़ के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के ओवरऑल हालात किस किस्म के हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सियासी कैदी, मिलिट्री कोर्ट्स, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत खुल के उसकी डिस्कशन हुई। बदकिस्मती से बहुत कम लोगों ने, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लाइव उसको ब्रॉडकास्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। जो लास्ट मैंने वहाँ देखा उसको गालिबन 19-20 हज़ार लोगों ने वहाँ देखा था। टॉम लैंटोस कमीशन पे 5,500-6 हज़ार लोगों ने इसे देखा। तो असल में ये इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी कि इसको कई लाख लोग भी अगर देखे थे तो वो भी कम था। लेकिन मैं इसकी तरफ आने से पहले पहली दूसरी उस ब्रीफिंग का थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं, जो सुबह के वक्त शुरू हुई। सिर्फ तकरीबन 1 सवा घंटे की ये ब्रीफिंग थी। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था सिर्फ और सिर्फ कि कांग्रेशनल जो एड्स हैं, जो की कांग्रेसमैन हैं जो डील करते हैं विद द इशू ऑफ ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, उनकी जो टीम्स हैं कांग्रेशनल एड्स की, और जो की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच है, पेन अमेरिका है, उन सबको ब्रीफ किया जाए कि पाकिस्तान से किस किस्म की ट्रांस नेशनल रिप्रेशन जो है वो एमिनेट कर रही है। तो इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के भी जो है रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, पेन अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो की कांग्रेस में डील करते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद थे। और इसका एक सेंट्रल पॉइंट था जो हमारे जहन में था कि चूंकि कांग्रेशनल एड्स ही अल्टीमेटली अपने कांग्रेसमैन का माइंड बनाते हैं और वो बड़ी तेज़ी से वहाँ पे नोट्स भी लिखते हैं जब आप उनको ब्रीफिंग करते हैं, कि उनको ये बात बावर करवाई जाए। और वो बहुत हद तक अब उसमें कामयाब हुए कि ये जो ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का फिनोमेना है, और जिसमें आपको ये चंद बेयारो मददगार, हेल्पलेस, हैप्लेस पाकिस्तानी नज़र आते हैं। शायद इस वक्त अमेरिका की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इसको डॉक्यूमेंट तो करती चली जा रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है ये पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। ये असल में पाकिस्तानियों के साथ नहीं हो रहा। ट्रांस नेशनल रिप्रेशन एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी इरा का एक चैलेंज और प्रॉब्लम है
जो दर हकीकत अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट हो या दूसरी गारंटीज़ हों, ये उनको चैलेंज कर रहा है। और अगर पाकिस्तान की तरह की अथॉरिटेरियन रजीम ने एक दफ़ा हौसला पकड़ लिया है कि अमेरिका के अंदर कोई सड़क पे बोलता है, शोर मचाता है, तकरीर करता है, ट्वीट करता है, यूट्यूब करता है, तो आप उसके अहले खाना को, रिश्तेदारों को, बिजनेस एसोसिएट्स को पाकिस्तान में पकड़ के छांटी दे देते हैं, उनको पकड़ के फेंटी लगा देते हैं। तो फिर ज़ाहिर है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन करने वाले तुर्की वाले भी बहुत आगे हैं, ईरान वालों को भी इसका बहुत शौक है, बाकी मशरक़ वस्ता के ममालिक भी हो सकते हैं, अफ्रीका के भी हो सकते हैं। और अमेरिका तो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ का बना हुआ एक मुल्क है। अगर सब ने ये काम शुरू कर दिया पाकिस्तान की देखा देखी, तो फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वफात हो जाएगी। और ये चीज़ एक ऐसी है जो बड़ी आंखें फैल के जो हमारे कांग्रेशनल एड्स थे उन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया, और हम बहुत हद तक इस कम्युनिकेशन के अंदर कामयाब हुए हैं। ये एक जर्नी है जिसके ज़ाहिर है बहुत से स्टेप्स हैं। अब आ जाएँ उस जुल्फ़ी बुखारी वाली कांग्रेशनल हियरिंग की तरफ, जो टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमीशन की हियरिंग थी। इसके बारे में खासी कंट्रोवर्सी रही। इसकी एक कंट्रोवर्सी तो ये थी कि बहुत हद तक इसमें ख्याल था कि इसका एक बहुत बड़ा पैनल होगा जिसमें अमेरिका में से भी बहुत से लोग होंगे, और वो बिल्कुल आखिरी 1-2 दिनों में पता चला कि वो सब पैनल वैनल जो है इसमें ख़त्म हो गया, और इसका पैनल में बेसिकली एक टोटली डिफरेंट पैनल जो है कांग्रेशनल टीम की तरफ से सामने आया। जो फाइनल पैनल सामने आया, मैं पहले नाम आपको बता दूं, फिर बताता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है। बरतानिया से जुल्फ़ी बुखारी इसमें तशरीफ़ लाए। इसके साथ उनके एक वकील जो बहुत ही प्रोमिनेंट वाशिंगटन के, मुझे बाद में पता चला इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका बड़ा काम है, जैरेड गैंसर उनका नाम है, और प्रेसियस उनकी कोई एक स्ट्रेटेजिक फर्म है। और मेरा ख्याल है कि मेन जो ब्रेन और आर्किटेक्ट थे इस पूरी हियरिंग के, वो भी जैरेड गैंसर ही थे। उसके अलावा सादिक अमीनी एक अफ़गान थिंक टैंकर हैं, इससे पहले यूएस एम्बेसी काबुल में काम कर चुके हैं, लिखते हैं, एक खासी ओपिनियटेड एक्सपर्ट हैं अफ़गान अमूर के, और पाकिस्तान के बड़े ख़िलाफ़ हैं। और बेन लिंडन जो कि एडवोकेसी डायरेक्टर हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के वाशिंगटन डीसी में, ये 4 इसके बेसिकली की विटनेसेस थे। अब ये बड़ा ग्रेट कॉम्बिनेशन था। शुरू में जब हमें इनके नाम पता चले तो हमने कहा कि ये तो पता नहीं क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अजीब गंद हो गया, ये क्या होगा, अमेरिका से लोग होने चाहिए थे, हम लोगों को होना चाहिए था, मीडिया के लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था जो टॉम लैंटोस कमीशन ने बहुत सोच के बनाया, और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जुल्फ़ी बुखारी इसमें पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या गवर्नमेंट का अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंसानी हकूक़ की बेसिकली ये कमीशन है। तो इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, अपोजिशन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ क्या हो रहा है, सड़कों पे क्या हो रहा है जब लोग एक्टिविटी करते हैं, मीडिया के साथ क्या हो रहा है, अदालतों के क्या हालात हैं, इसके हवाले से जुल्फ़ी बुखारी का पर्सपेक्टिव इसमें, उनको इस पर्सपेक्टिव के हवाले से इसमें लिया गया। और जो वकील थे जैरेड गैंसर जो हैं, वो एक लीगल एक्सपर्ट के हवाले से कि इन्हीं तमाम मामलात की लीगल सिग्निफिकेंस, अहमियत, बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या है, और फिर गूगल के हवाले से कि कैसे गूगल और यूट्यूब को पाकिस्तान की अथॉरिटेरियन रजीम अपनी ही बनाई हुई अदालतों में, जिन पे उन्हें मुकम्मल कंट्रोल है, यानी उन जिन अदालतों की कोई आज़ादाना हैसियत नहीं है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड फ्रॉम दी थ्योरी ऑफ लॉ, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ लॉ, ये बिल्कुल एक बोगस किस्म की सूरत हाल है कि आप इंटरनेशनल लार्ज मल्टीनेशनल ग्लोबल टेक फर्म्स को आप पाकिस्तानी मैजिस्ट्रेट हुक्म दे रहे हैं कि भाई, और वजह भी कोई नहीं बता पाते। तो ये इसको बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, और एक पाथ ब्रेकिंग जो आप कह सकते हैं कि एक डिबेट इन डायलॉग जो है वो कांग्रेस के सामने इस्टेब्लिश हो गया। सादिक अमीनी की बड़ी ज़बरदस्त अहमियत थी। कोई भी पाकिस्तानी इतना खुल के पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ को, औरत की सिचुएशन को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, अफ़गान माइनॉरिटी के साथ क्या किया, शिया के साथ क्या कर रहे हैं, अहमदी के साथ क्या करते हैं, औरत के साथ क्या करते हैं, कि किसी पाकिस्तानी में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी जो कि सादिक अमीनी में थी। और उनकी बातों से ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों का वहाँ पर जो भी कमरे में मौजूद थे खून खोल रहा था, उनको दहशत हो रही थी कि किस किस्म की पाकिस्तान के हवाले से बातें जो है की जा रही हैं। अक्सर बातें वैसे उनकी सच थी, शॉकिंग थी उनकी। फ़ौरन से जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है इज़ अ वेरी कैरिस्मेटिक कैरेक्टर, लेकिन फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर इमरान खान अफ़गान तालिबान या तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से पहचाने जा सकते हैं। ये वो आर्गुमेंट था जिसको बाद में बहुत इफेक्टिवली काउंटर किया जुल्फ़ी बुखारी ने, जब जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है, और यहाँ से ये कहा गया है असल में इमरान खान कोई कभी भी तालिबान के स्पोक्स पर्सन नहीं थे, बल्कि इमरान खान
पैसिफिस्ट हैं, वो अमन में बिलीव करते थे, और अगर अमेरिका की फ़ौज 20 बरस में अफ़गान तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकी, तो इमरान खान का आर्गुमेंट ये था कि इस खित्ते में हमें अमन करना है, नेगोशिएशन करनी है, जंग से मसाइल का हल जो है वो नहीं निकल सकता। और उनके इस आर्गुमेंट को फिर जो कांग्रेस वुमन थी, एक डेमोक्रेटिक, मुझे उनका नाम भूल गया है, क्योंकि 2 इसमें डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन थे, 2 इसमें रिपब्लिकन थे, फिर 5वीं बाद में इल्हान उमर बाद में तशरीफ़ लाईं, जो भी डेमोक्रेटिक हैं। तो उन्होंने एग्री किया कि जुल्फ़ी बुखारी ने जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इमरान खान की पॉलिटिकल प्रोफाइल और रीजनिंग की, वो बिल्कुल सही है और उनको समझ आती है। बेन लिंडन, जो एडवोकेसी डायरेक्टर थे एमनेस्टी इंटरनेशनल के, उन्होंने सपोर्ट किया बाकी आर्गूमेंट्स को विद ऑल स्टेटिस्टिकल काइंड ऑफ एविडेंस, बिकॉज ज़ाहिर है उनका एक बड़ा, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक था कि वो बहुत ही कॉशियस और मोहतात तरीके से उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव पेश किया। तो ये जो पैनल था 4 लोगों का, ये पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपर्टीज़ का एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। और इसकी यकीन माने 2 घंटे कुछ, इसकी 2.5 घंटे की जो सारी प्रोसीडिंग हुई है टॉम लैंटोस कमीशन की, जुल्फ़ी बुखारी कांग्रेचुनल हियरिंग की, इसमें कभी यानी एक लम्हे के लिए भी आपका कुछ कहते हैं ना कि रिवेटिंग अटेंशन थी, एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिसमें कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हो। इतना ज़्यादा इस पे फोकस था। मैं समझता हूँ अक्सर लोगों की यही फीलिंग है इस हवाले से, और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इन्हमाक से इस पूरी प्रोसीडिंग को देखा। अब 1-2 चीज़ों का अगर मैं ज़िक्र कर दूँ कि जुल्फ़ी बुखारी, जिनकी पाकिस्तान के हवाले से पर्सपेक्टिव था, उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से कमीशन को, टॉम लैंटोस कमीशन को ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों का निज़ाम पहले ही कमज़ोर था, सारा का सारा कोलैप्स कर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम अदालतें एग्जीक्यूटिव के हाथ में, जो इंतज़ामिया है यानी या फ़ौज, उसके हाथ में एक टूल बन चुकी हैं। और मिलिट्री ट्रायल्स टोटली बोगस थे। जब उन्होंने ये कहा कि ये इतने अजीबोगरीब किस्म के ट्रायल थे कि 114 या 104 जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, जिन सब के ऊपर चार्ज था, वो सब की कन्विक्शन हो गई। यानी उनसे एक भी ऐसा था नहीं हुआ जो बेचारा बेकसूर साबित हो सका। 100% कन्विक्शन, 100% कन्विक्शन अगर 100 लोगों की हो जाए, 114 लोगों की, 104 लोगों की हो जाए, तो वो किस किस्म के मुकदमे, किस किस्म की अदालतें होंगी। इस्लामाबाद के मैसेकर के हवाले से उनका कमेंट ये था कि हुकूमत का कहना तो ये है कि कोई आतशी असला या वेपन्स थे ही नहीं लॉ इन्फोर्समेंट के पास, लेकिन 24 घंटों में ही इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने नाम लिया गार्डियन का, अल जज़ीरा का, डिफरेंट रॉयटर्स का, बीबीसी का, जिन्होंने ये साबित कर दिखाया कि कम से कम 12 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में 26 नवंबर को जाम बहक हुए। और ज़ाहिर है कि अदरवाइज़ जो अब उन्होंने भी कहा कि एक्चुअल फिगर किसी को नहीं पता, हमें भी मानना पड़ता है कि एक्चुअल फिगर तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक आम राय या कयास यही है कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं कम से कम वहाँ पे जहाँ बक हुए, और उनकी लाशें जो हैं वो गुम कर दी गई। इमरान खान की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है और इमरान खान की जो इम्प्रिजनमेंट है, इमरान खान की 2 साल की कैद है, उससे जुल्फ़ी बुखारी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लैंटोस कमीशन के सामने और यहाँ अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो ऑडियंस थी उसके सामने उन्होंने रखा। और इमरान खान की इम्प्रिजनमेंट एक ऐसा इशू था, हर कांग्रेसमैन ने, 500 कांग्रेसमैन ने जब अपनी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन की या कमेंट्स किए, तो उनके हर कमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जोर इस चीज़ के ऊपर था कि जिस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान में इम्प्रिजन किया गया है इंसानी हकूक़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इमरान खान की इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पर बड़ी खुल के और बार बार वो डिस्कस हुई कि 2 बरस उनको हो गए। अब इल्हान उमर 5वें मेंबर के तौर पे बाद में आई, उन्होंने कुछ और तीखे क्वेश्चन उठाए, एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड उन्होंने डिफेंस भी किया। जो सादिक अमीनी थे, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तो अफ़गान तालिबान एक रशियन माफिया है, और पाकिस्तान जो है उसने बड़ा बेनिफिट किया है इस जंग से, उसमें इल्हान उमर ने उनको करेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पाकिस्तान ने इस जंग से बेनिफिट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के खुद भी इस जंग में, जो अफ़गान जंग है, ये बेसिकली अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की थी। अमेरिका ने इस जंग का इनिशिएटर है, और पाकिस्तान को तो इसमें शामिल होना पड़ा, उनके पास ये ताकत नहीं थी, और पाकिस्तान को इस अफ़गान जंग और सिविल वॉर से बेइंतहा नुकसानात भी पहुँचे। उससे ज़ाहिर है पाकिस्तानी ऑडियंस जो थी बड़ी खुश हुई, और पहले भी वो इल्हान उमर को बहुत पसंद करते थे, उसके बाद वो सब इल्हान उमर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए कि इल्हान उमर जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। पाकिस्तानी हमारी इमोशनैलिटी इसी किस्म की होती है ज़्यादातर। अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर डिस्कशन हुई, वो गूगल के हवाले से डिस्कशन हुई, जिसमें कांग्रेस, जितने भी कांग्रेसमैन थे, दोनों जो को चेयरमैन थे लैंटोस कमीशन के, जिसमें क्रिस स्मिथ जो रिपब्लिकन हैं, और जो जिम मैकगवर्न जो डेमोक्रेटिक को चेयरपर्सन है, दोनों ने बहुत तफसील से
गूगल को लताड़ा और उन्होंने ये सवाल उठाया कि हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि एक अथॉरिटेरियन रजीम पाकिस्तान का एक मैजिस्ट्रेट जो है वो गूगल जैसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म को ये हुक्म दे कि आप वीडियोस को डिलीट कर दें, उतार दें या ब्लॉक कर दें, जिस अदालत की और मैजिस्ट्रेट की अपनी कोई लेजिटिमेसी कानून की नज़र में नहीं बनती। मतलब दैट वाज म्यूज़िक टू आवर ईयर्स। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी वे ऑफ थिंकिंग है ही इसी किस्म का। और फिर ये भी उनको ज़हन में है कि ये इतना इन्होंने क्यों गूगल के ऊपर जो है गूगल के ऊपर इतना इनका इंटरेस्ट गूगल में क्यों पैदा हो गया। मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों पैदा हो गया। जब कांग्रेस के सामने पाकिस्तान का इशू डिस्कस होता है तो पाकिस्तान एक फॉरेन पॉलिसी इशू है और फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव की ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डील करती है। कांग्रेस ने जो भी रिकमेंडेशन, सिफारिश और इंस्ट्रक्शन देनी है वो उनको इंतज़ामिया को और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को देनी पड़ती है, लिख के वो उनको भेज देते हैं कि भाई इस पे हमारा ये कंसर्न है, रेजोल्यूशन वाला पास कर। गूगल हो या मेटा हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर या एक्स हो, उसको कांग्रेस को इंतज़ामिया की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ती। सीधी सीधी आपने उनको बुलाना है और उनको बुला के आपने उनसे पूछना होता है, आप उनकी हियरिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और कांग्रेस उनके हवाले से कानून बना सकती है, बिल ला सकती है। उनके कंडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए कांग्रेस जो है वो लॉज बना सकती है, उनको ग्रिल कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है। इसलिए कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेसमैन जो है उनके हाथ में खुजली हो रही है ये सुन के कि गूगल जो है उसको अगर पाकिस्तान की अदालतें हुक्म दे रही हैं तो गूगल को बुलाना चाहिए। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया वहाँ पर जो को चेयरमैन है टॉम लैंडर्स कमीशन के, जिम मैकगवर्न, कि पहले हमें इनको गूगल को प्राइवेटली बुला के बात करनी चाहिए और फिर अगर इनको हमारी बात ना समझ आए तो फिर हमें उसकी एक पब्लिक हियरिंग करनी चाहिए। और जो मूड और वहाँ पे बना है सारा का सारा, मुझे से समझ आई है कि बहुत जल्दी गूगल, यूट्यूब के हवाले से और हो सकता है सारी ही जो लार्ज टेक फर्म्स हैं, जिसमें ट्विटर भी है, जिसके अंदर यानी एक्स जिसको आप ट्विटर पहले ट्विटर कहते थे, और जो मेटा है जिसका जिसका फेसबुक है, इन सब के हवाले से कांग्रेस की एक हियरिंग जो है वो बहुत जल्दी हम तवक्को कर सकते हैं कि होगी। अब होगा क्या इसका इफेक्ट? जैसे कि अक्सर लोग समझते हैं और जानते हैं कि गूगल एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म है और अभी तक जो मरवजा कानून है, जो कन्वेंशन है, वो ये कि प्राइवेट कंपनी जो है वो तो अपने प्राइवेट मैटर्स में कोई भी फैसला कर सकती है। फॉर इंस्टेंस अभी जो तुलसी गेबार्ड जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, उन्होंने, वो इस ज़माने में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होती थी, 2018-19 का जो 19-20 का जो इलेक्शन है उसमें उनकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो गूगल पे चल रही थी वो 6 घंटे के लिए पॉज हो गई फॉर सम टेक्निकल रीजंस। तुलसी गेबार्ड ने $50 मिलियन का हर्जाने का एक कोर्ट में उन्होंने क्लेम डाला था कि गूगल ने उनके साथ मैलाफाइडी की है। उनकी एडवर्टाइजमेंट्स बेसिकली उनका एक एक्सप्रेशन था अंडर द फर्स्ट अमेंडमेंट और उसको गूगल ने ब्लॉक किया है, इसलिए उनको 50 मिलियन का हर्जाना कॉम्पनसेशन जो है वो दी जाए। उनकी साख जो है मुतासर हो गई। वो केस चलता रहा। 1 साल के बाद अदालत ने कहा कि नहीं, गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, उसके अपने टेक्निकल मैकेनिज्म है। और उन्होंने तुलसी के बाद जो अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी, उनकी इस डिमांड को और केस या क्लेम को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस तरह के चंद केसेस की वजह से लोग ये समझते हैं कि गूगल चूंकि एक प्राइवेट फर्म है, उसको हर किस्म के फैसले करने की इजाज़त है। ये वैसे ट्रू अंडरस्टैंडिंग लॉ की नहीं है, बिकॉज इन तमाम जो कंपनीज हैं इसके ऊपर भी फर्स्ट अमेंडमेंट का अतलाक होता है। लेकिन अब एक नया लीगल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से ग्रो करेगा और वो अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसके ऊपर प्रोग्रेस होने लग जाएगी। वो नया कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्राइवेट कंपनीज कोई कार सेलिंग प्राइवेट कंपनीज नहीं हैं, ये आलू टमाटर छोले नहीं बेच रहे, बल्कि बेसिकली ये कहें कि ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज नहीं हो सकती, बल्कि गूगल, मेटा और एक्स जो हैं ये ऐसे लार्ज ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं, वो फैलते हैं, जिसे आप डिसेमिनेशन कहते हैं, उनकी डिबेट होती है और ये ग्लोबल गुड को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको देयरफॉर आप सिर्फ एक प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी जिसकी बॉटम लाइन रेवेन्यू या प्रॉफिट है उसके तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। और इनका कॉन्डक्ट कैसा होगा, इसके कवानीन का अल्टीमेटली तयन अमेरिका की कांग्रेस और लॉ मेकिंग बॉडीज़ ने ही करना है और उनकी जो हेयरिंग होती है वो उनका मेन टूल होता है। ये वो डायरेक्शन है जिसमें चीज़ें जाएंगी भी और जिस डायरेक्शन में हमें चीज़ों को लेकर भी जाना है। छोटा मुंह बड़ी बात, हम भी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन जो है वो दुनिया की चीज़ों को पुश करने में कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जिनसे मेरी बाद में बात हुई है वो ज़ाहिर है अपने आप को बहुत बहुत लिमिटेड तरीके से अपने आप को और अपने रोल को इंसान की तारीख में देखते हैं और उनका ख्याल है कि हम कोई ऐसा रोल प्ले ही नहीं कर सकते। लेकिन यकीन मानिए कि हम इस किस्म का एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं और प्ले करेंगे और आप ये रोल प्ले होते यहाँ पे आप देखेंगे।
अब गूगल के ऊपर इस वक़्त जो चीज़ हमने चैलेंज खड़ा किया है और जो चैलेंज खड़ा होगा आने वाले दिनों में, वो ठीक है, गूगल पाकिस्तान में हमें ब्लॉक कर सकती है। पाकिस्तान के अंदर वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान की कोर्ट ने कहा है वो हमें ब्लॉक कर सकते हैं, वो करते रहे हमें ब्लॉक। लेकिन जो लार्जर गूगल को एक सवाल गूगल के ज़हन में होगा एग्ज़ेक्टिव्स के, कि एक तरफ वो मार्केट है जिसकी टोटल वर्थ $27 मिलियन है, जो मैंने फिगर्स चेक किए हैं, $27 मिलियन। दूसरी तरफ और मार्केट ने ग्रो भी को खास नहीं करना, और जिस तरह से 27 चैनल्स को वो बंद कर रहे हैं, अगर इसी चीज़ को वो मान लें ट्रेंड को, तो फिर तो उनकी मार्केट श्रिंक ही होती रहेगी, बढ़ेगी भी नहीं वहाँ पे पाकिस्तान में। दूसरी तरफ उनकी अमेरिका में प्रेस्टीज है, उनकी साख है, उनको कांग्रेस से डील करना है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से डील करना है। अब जब एक दफ़ा हम अवेयरनेस पैदा करते हैं पाकिस्तान और गूगल के हवाले से, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंदर, रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर्स के अंदर, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे के अंदर, ह्यूमन राइट वॉच के अंदर, पेन अमेरिका के अंदर और मीडिया के अंदर हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, तो गूगल को दो कंपीटिंग पर्सपेक्टिव मिलेंगे। एक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री रजीम का खौफ, जिसने गूगल को टोटल 27 मिलियन वहाँ से डॉलर का रेवेन्यू है, तो बहुत भी बढ़ गया तो 30 40 50 मिलियन डॉलर रेवेन्यू हो जाएगा। दूसरी तरफ हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रेस्टीज है अमेरिका के अंदर कांग्रेस के सामने। दोनों चीज़ों में एक कंपीटिंग बैलेंस जो है वो गूगल को ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छा चलिए, ये तो बात होगी गूगल की। अब सवाल ये है कि जब मैंने इसकी कुछ, अभी मैं ज़्यादा तो पोस्ट कर ही नहीं सका इसकी, मेरा ख्याल था बहुत से स्निपेट्स एंड क्लिप्स निकालूंगा मैं सारी और वो पोस्ट करूंगा, मुझे मौका ही नहीं मिल सका। लेकिन जो कुछ भी मैंने पोस्ट किया और जो कुछ भी मैंने ट्विटर पर डाला, उस पर बहुत से मैंने कमेंट्स देखे लोगों के, वही है कि यार क्या फ़ायदा, पहले भी बहुत ज़्यादा हेयरिंग्स हुई हैं, प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इमरान खान की रिहाई तो होनी नहीं है, ये सब ड्रामाबाजी है, कुछ नहीं निकलता है इनके अंदर से, तो उसमें से निकलना कुछ नहीं है, इस किस्म के सैनिकल कमेंट्स। अब असल में जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को एम्ब्रेस कर लिया और उन्होंने उनको एक एक्नॉलेज किया और उनको उन्होंने लेजिटिमेसी बख्श दी, जब उनके साथ उन्होंने लंच मीटिंग की, बार बार उन्होंने कहा दी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड पावरफुल लीडर एंड ऑल दैट, तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो गए। जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की 3.5 या 4 दिन की जंग से पाकिस्तान के अंदर के पॉलिटिकल डायनेमिक चेंज हो गए, इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जब जनरल आसिम मुनीर को एम्ब्रेस किया और उनको एक्सेप्ट कर लिया एज दी मैन इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान, जब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये लोग सब मैटर नहीं करते, जो बंदा मैटर करता है वो जनरल आसिम मुनीर है, तो जो पॉलिटिकल इक्वेशन है पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के अंदर वो चेंज हो गई है। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी चेंज हो गई, वो कांग्रेस के लिए भी चेंज हो गई, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए भी चेंज हो गई, वो सबके लिए चेंज हो गई। ये जो कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है आज, जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत ही पावरफुल हेयरिंग हुई है, कि इससे पहले मैंने जितनी हेयरिंग्स देखी, फॉर इंस्टेंस डोनाल्ड लू की जो हेयरिंग थी, कोई कांग्रेसमैन प्रिपेयर नहीं था, किसी के पास राइट आर्गूमेंट नहीं था, किसी को पता नहीं था क्या पूछना है, कोई होमवर्क उन्होंने नहीं किया हुआ था, कन्फ्यूजन थी, कयास था। यहाँ पर एक एक कांग्रेसमैन और उसकी टीम ने पूरी प्रिपरेशन की हुई थी, उनके बड़ी करेक्ट उनकी इन्फॉर्मेशन थी, सही उन्होंने सवाल पूछे, और जुल्फी बुखारी ने जो वकील थे जैरेड, उन्होंने, और जो सादिक, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आगे से प्रेजेंट किया। इस कांग्रेशनल हेयरिंग ने जो 15 जुलाई 2025 को हुई है टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट कमीशन की, इट हैज़ पुट पाकिस्तान बैक ऑन टू द मैप ऑफ द यूएस कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस के नक्शे और डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान और उसके इंसानी हकूक़ और वहाँ की सूरत हाल वापस आ गई, इंक्लूडिंग इमरान खान। अब आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में, जैसे कहते हैं ना, पर निकलने लगेंगे, आप देखेंगे मज़ीद एक्टिविटी आपको होते यहाँ पर नज़र आएगी। अच्छा, इसमें यह भी देखना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जी वो क्या निकला नतीजा, जनरल आसिम मुनीर ने आके मुलाकात उनकी हो गई लंच की। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज ने अमेरिका की पॉलिटिकल स्पेस जो उनकी लूज़ हो गई थी जब हाउस रेजोल्यूशन 901 आया, उसको रीगेन करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रेटिजिकली, साइंटिफिकली, मैथमेटिकली सोच समझ के उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत और इन्वेस्टमेंट की है। चूँकि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑन द अदर हैंड एक एमॉर्फस क्राउड था, जिसमें साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, अप एंड डाउन, हर तरफ डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स थे, जबकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशनल माइंड सेट से अपनी इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन को भी यूज़ किया, उन्होंने लॉबिस्ट हायर किए, लॉबिस्ट ने उनको मशवरे दिए, उन्होंने कहीं मादनियात ऑफ़र कर दिए, कहीं उन्होंने रियल एस्टेट की डील्स ऑफ़र की, कहीं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी ऑफ़र की, कहीं उन्होंने रेयर अर्थ की बात कर दी, कहीं उन्होंने जंग का फ़ायदा उठा लिया। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और जो अभी हम देख रहे हैं वो उसका रिज़ल्ट है। तहम कांग्रेस के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान वापस आ गया है, और जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो एक हनीमून की कैफियत है, ये कोई हमेशा चलनी नहीं है, क्योंकि
एक तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत बड़ी लाउबाली किस्म की है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर वो अनप्रेडिक्टेबल ना भी हों, तो जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन सब की डिलीवरी करना अगले चंद महीनों में वो कोई बहुत आसान नहीं है, और उसमें दोनों साइड से बड़ी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो सकती है, और किसी भी वक्त ये इक्वेशन जो है हनीमून की, ये डिस्टर्ब हो सकती है। तो बहरहाल इसको इस हिसाब से देखने की ज़रूरत है। अब मैंने एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ देखी, जिसको मैं देख के हैरान परेशान रह गया, और उस पर कॉमेंट करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें सलमान अकरम राजा, द सेक्रेटरी जनरल एंड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस, इंटेलिजेंट, जीनियस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, वो बरसर्क पागलों की तरह, मतलब ऑलमोस्ट लूजिंग ऑल कंट्रोल, वो रिपोर्टर्स के ऊपर जो है वो चीख रहे हैं, और आलिया हमज़ा के ऊपर चीख रहे हैं। पता नहीं रिपोर्टर्स ने उनसे क्या सवाल पूछे, उनको प्रोवोक कर दिया। किसी गांव में ये सब लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पर जो है रिपोर्टर्स भी बाद में घबरा गए कि सलमान अकरम राजा को पूरी ज़िंदगी में, वो तो हमेशा उनको लोगों ने बहुत ही एक कूल पर्सनैलिटी के तौर पे, एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी के तौर पे देखा है, तो उनको इस तरह से लूजिंग कंट्रोल कि वो बिल्कुल तमाम उन अपने ऊपर कंट्रोल ना रख सके, बरकरार ना रख सके, इस कैफियत में देख के रिपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कॉन्टेक्स्ट उसका वही है कि 2 दिन पहले जब एक प्रेस टॉक की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर ने, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने दफ्तन अचानक ये ऐलान कर दिया कि 5 अगस्त के बजाय उन्होंने 90 दिन का कह दिया कि एक तहरीक हमने शुरू कर दी है जो 90 दिन तक जारी रहेगी इमरान खान की रिहाई के लिए। और उस मौके पे सलमान अकरम राजा से जब किसी ने पूछा कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, आलिया हमज़ा साहिबा, वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा उनकी कुछ और मसरूफियात थी। उस पे आलिया हमज़ा ने एक बड़ा सिनिकल किस्म का ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिल रही है कि मेरी और मसरूफियात थी, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी और क्या मसरूफियात थी, लेकिन ये जो फ़ैसला है 90 दिन का बजाय 5 अगस्त के, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, सबको पता है कि ये बाहर GHQ ने किया। अब सलमान अकरम राजा साहब ने जिस लबो लहजे में और जिस तरह से गुस्से में उनका एक टोटल ब्रेकडाउन हो गया, वो बज़ाहिरन बाज़ लोग ये समझते हैं कि आलिया हमज़ा ने चूँकि चालाकी की है, एक पावर पॉलिटिक्स हो रही है पंजाब के अंदर, तो इसलिए सलमान अकरम राजा का गुस्सा बजा है, वो परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। आलिया हमज़ा और उनके दरमियान पावर टसल चल रही होगी, बैड डायनामिक्स या बैड ऑप्टिक्स या एटमॉस्फेरिक्स उनके दरमियान डेफिनेटली होंगे। पॉलिटिक्स है ही बड़ा मुश्किल किस्म का काम, और पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल मराहिल आते हैं। और ये भी सही है कि सलमान अकरम राजा एक रवायती सियासतदान नहीं है, वो एक पढ़े लिखे, सीधे, इंटेलिजेंट जो है वकील है। लेकिन जो चीज़ यहाँ हमारे सामने आई है इस वीडियो में, जिसमें से आपने वीडियो देखी है, वो मेरी से शायद इत्तेफाक करें, अगर नहीं देखी तो आप उसको थोड़ा सा सर्च करके देख लें, आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से यूट्यूब के ऊपर। इस वीडियो में सलमान अकरम राजा शदीद इज़्तिराब का शिकार नज़र आते हैं। उस इज़्तिराब की वजह आलिया हमज़ा नहीं हो सकती। आलिया हमज़ा की तरह की बहुत सी मुश्किलात और भी होंगी उनकी ज़िंदगी में, हर सियासतदान की ज़िंदगी में होती हैं, चैलेंजेस होते हैं इंटरनल। यहाँ असल मसला ये है कि जो एक अनमूविंग, नॉन मूविंग फोर्स है, वो GHQ और पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान हैं, जिनकी डिमांड्स और जिनके डॉक्ट्राइन्स, उनकी नीड्स बिल्कुल स्टैटिक हैं, और उनके साथ बहस नहीं हो सकती, उनसे लड़ाई नहीं हो सकती। फ्रस्ट्रेशन वहाँ से बिल्डअप होती है, जैसे एक आदमी बेचारा जिसको दफ्तर में अगर उसका बॉस डांटता है, उसकी पिटाई कर देता है, या उसको बहुत मुश्किल दिन गुजरता है, तो वो घर आके अपनी बीवी बच्चों के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। कई दफ़ा बच्चों की शामत आ जाती है ऐसे। तो ये सलमान अकरम राजा साहब की फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप तो हो रही है GHQ की डिमांड्स की वजह से, जो बड़ी लॉजिकल हैं, उनके प्रेशर्स की वजह से, और वो निकल जो हैं वो रही हैं आलिया हमज़ा के नाम पे, किसी और के नाम पे। मेरा ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब को कुछ थोड़ी सी ब्रेक करनी चाहिए, कुछ दिनों की, 3-4, 5-6 दिनों की। उनको अपने पुराने अहबाब, जो उनके पुराने अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, गप लगानी चाहिए, कैथारसिस करना चाहिए। बिकॉज़ ये स्टेट ऑफ माइंड जो देखने में आई है उस वीडियो से, ये खासी ख़तरनाक है, और ये आलिया हमज़ा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका अब ये स्टेट ऑफ माइंड जब उनकी एक्सपोज होगी है, तो हर शख्स उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।